नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 30 दिसंबर 2022 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो एक है चेंजिंग फीचर्स ऑफ मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया। ये क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली में यूपी की पॉलिटिक्स के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, किस प्रकार से इस समय पे मुस्लिम्स को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है या सब्सटैंसिव रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। कुछ 3 प्रकार के रिप्रेजेंटेशन की यहाँ पे बात की गई है। जो व्यू पॉइंट है ऑथर का वो देखेंगे। फिर आज की डेट में बायोमेट्रिक्स में वॉइस टेक्नोलॉजी को फेवर करने की बात की जा रही है। अच्छा आर्टिकल है, इसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। फिर ईयर ऑफ मैनी ट्विस्ट एंड वैल्यूएबल रिमाइंडर, ये एक आर्टिकल डिस्कस करूंगा। क्रेडिट चैलेंजेस इकोनॉमी से रिलेटेड एक आर्टिकल है। फ्रेंडली लेबर्स, ये मालदीव से रिलेटेड, मालदीव इंडिया के रिलेशन से रिलेटेड एक आर्टिकल है। तो 5 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं, 5 ही हैं आज, 5 मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक आर्टिकल इस रिस्पेक्ट में कि इंडिया की तालिबान पॉलिसी क्या होनी चाहिए। अब उसमें कुछ बहुत अलग नहीं बताया गया। तालिबान के रिस्पेक्ट में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बहुत से व्यू पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अलग से मैंने उस आर्टिकल को डिस्कस नहीं किया। ये 5 आर्टिकल्स डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको लेक्चर की पीडीएफ और नोटिफिकेशन दोनों मिल जाएगी। चेंजिंग फीचर्स ऑफ मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया, क्या बताया जा रहा है यहाँ पे। भैया, जो सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टीज हैं नॉर्थ इंडिया की, उनको कुछ कुछ हद तक साउथ इंडिया का जो माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन का आइडिया है, सब्सटेंसिव रिप्रेजेंटेशन का, उससे सीखना चाहिए। इस समय पे नॉर्थ में जो सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपीजमेंट करती हैं, और उस अपीजमेंट से कुछ होने वाला यहाँ पे नहीं है। क्या बताया जा रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी ताकत में है उत्तर प्रदेश में। इससे पहले समाजवादी पार्टी ताकत में, एक समय पे बीएसपी ताकत में थी। बिहार के अंदर देखिए तो क्या नाम से आरजेडी और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो नॉर्थ इंडिया के ये जो हिंदी हार्टलैंड के स्टेट्स हैं, यहाँ पे माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन के रिस्पेक्ट में क्या किया गया। आज की डेट में आसिम अली बीजेपी के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि ये टोकनिस्टिक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं दे रहे मुस्लिम माइनॉरिटी को। अब वैसे तो मैं बता दूं, इस समय पे बीजेपी के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी के ये टिकट्स भी बांटे गए हैं, बहुत सारे लेजिस्लेटर्स भी चुन के आए हैं, लेकिन आसिम अली का कहना है कि जितने पहले चुन के आते थे उतने को रिप्रेजेंटेशन बीजेपी की पार्टी नहीं दे रही। ठीक है, वो एक अलग चीज है। पॉलिटिकल क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स, ये हर्ट हो रहा है बीजेपी डोमिनेंट सिस्टम के अंदर। लेकिन इसके अलावा जो पहले कांग्रेस की सरकारें थी या समाजवादी पार्टी की सरकारें थी, उस समय पे कैसा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था मुस्लिम्स को, इसके बारे में यहां थोड़ी बात कर रहे हैं। तो इस कंटेक्स्ट में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के 3 डायमेंशंस को खंगाला जा रहा है। एक है डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन, एक है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, एक है सब्सटैंसिव रिप्रेजेंटेशन। समझ गए। हाना एफ पिटकिन का एक रिटन लिटरेचर है द कंसेप्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन 1967 का। इसमें 3 प्रकार के रिप्रेजेंटेशन बताए गए, 3 प्रकार के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। एक है डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन, एक है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, एक है सब्सटैंसिव रिप्रेजेंटेशन। अब डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन मतलब कि ओवरऑल जो भी रिप्रेजेंटेटिव है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का, वो किस हद तक अपने लोगों की तरह है। ठीक है ना। द डिग्री टू विच द रिप्रेजेंटेटिव्स रिजेंबल द पीपल दे क्लेम टू रिप्रेजेंट, सच एज अ सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल ट्राइबल कम्युनिटी के इलाके से कोई लीडर आ रहा है तो क्या ट्राइबल है। मुस्लिम कम्युनिटी के इलाके से अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है तो क्या मुस्लिम है। तो ऑब्वियसली बात है, जिस पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, सोशल और कल्चरल आइडेंटिटी में आप किस हद तक उसके जैसे हो, इसको बताया जाता है डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन की परिभाषा में। अब इसके और भी इन डीप टेक्निकल लिटरेचर, उसमें हम नहीं जा रहे, जरूरत भी नहीं है। 3 भागों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक डिस्क्रिप्टिव हो गया, दूसरा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है। इट डिनोट्स द वे बाय विच द रिप्रेजेंटेटिव स्टैंड्स फॉर द रिप्रेजेंटेड थ्रू स्पीच, एक्शंस और सिंबॉलिक गेस्चर्स। मतलब ओवरऑल अगर आप किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो रिप्रेजेंट करने के समय पे किस हद तक आप अपनी बातों से, अपने एक्शन से और अपने सिंबॉलिक गेस्चर से उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हो, उन लोगों के लिए लड़ रहे हो। समझ गए बात को। तो डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन के थोड़ा आगे पहुंच गए। जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक पर्टिकुलर इलाके में मुस्लिम्स मेजॉरिटी में और वहां से मुस्लिम कैंडिडेट आ गया, तो डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन हो गया। किसी ट्राइबल इलाके से ट्राइबल कैंडिडेट चुन गया तो डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन हो गया। लेकिन वो मुस्लिम कैंडिडेट और ट्राइबल कैंडिडेट ओवरऑल अपने इलाके के लोगों के लिए कितनी भाषण दे रहा है, कितने उनके लिए एक्शंस ले रहा है, कितने सिंबॉलिक गेस्चर्स ले रहा है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है सब्सटेंसिव रिप्रेजेंटेशन। सब्सटेंसिव रिप्रेजेंटेशन में जो रिप्रेजेंटेड हैं, उनके पॉलिटिकल एजेंडा को आप किस हद तक एडवांस कर रहे हो, किस हद तक पॉलिसी प्रेफरेंसेस ऑफ दिस कम्युनिटी के लिए आप लड़ रहे हो, ओवरऑल किस हद तक ग्राउंड लेवल पे आप एक्चुअली काम कर रहे हो,
ये होता है आप सब्सटेंशियल रिप्रेजेंटेशन। मतलब सब्सटेंशियल रिप्रेजेंटेशन, आप अपनी कम्युनिटी के लिए लड़ गए, ओवरऑल उनके भलाई के लिए, उनके लिए स्कीमें लाने के लिए, उनके तक फ्री बिजली पानी पहुंचाने के लिए आप ग्राउंड लेवल पे पूरा जोर लगा रहे हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है, सब्सटेंशियल रिप्रेजेंटेशन। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में अगर आप बात करो तो एक सिग्निफिकेंट मुस्लिम माइनॉरिटी है। 20% आबादी उत्तर प्रदेश की मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करती है। इनको अकोमोडेट करने की बात अगर की जाए तो देखिए, पहले जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार रही उत्तर प्रदेश के अंदर, उसने ओवरऑल मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए डिस्क्रिप्टिव और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया। मतलब अगर आप डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन की बात करो तो जो मुस्लिम एमएलएज हैं, जो मिनिस्टर्स रहे हैं कांग्रेस के समय पे, समाजवादी की पार्टी के समय पे, उनको ओवरऑल मेंबरशिप दी गई। जैसे कि फॉर एग्जांपल सपा ने या फिर कह लीजिए कांग्रेस ने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दिए कि ठीक है भाई आ जाओ। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की 20% आबादी अगर मुस्लिम है तो कम से कम 20% लोगों को मुस्लिम टिकट्स मिलने चाहिए और कम से कम 20% लोग जीत के एमएलए या मिनिस्टर बनने चाहिए। ये हो जाएगा टेक्निकली डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन। अब कांग्रेस ने थोड़ा डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन किया, सपा ने कांग्रेस से थोड़ा ज्यादा डिस्क्रिप्टिव और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया। कांग्रेस पूरी तरीके से डिस्क्रिप्टिव और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि बीजेपी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर, और कांग्रेस का अपर क्लास का जो वोटर बेस है वो बीजेपी अपनी तरफ ना खींच ले, इसीलिए एक लिमिट से ज्यादा माइनॉरिटीज को, मुस्लिम्स को डिस्क्रिप्टिव और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस पार्टी नहीं दे पाई, लेकिन समाजवादी पार्टी ने दिया। ये यहाँ पे बताया जा रहा है। लेकिन एट द एंड ऑथर ये भी कह रहा है कि समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, भले उन्होंने डिस्क्रिप्टिव या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया हो मुस्लिम्स को, उसके बावजूद भी वो मुस्लिम्स ओवरऑल कहीं पॉन्सी थे। उन लीडर्स के हाथ में कोई स्पेसिफिक ताकत नहीं थी। सपा ने एक चीज एक्स्ट्रा की है, उस राज्य के अंदर एक मुस्लिम फेस को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के रखा, जिसको आप बोल सकते हो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश के अंदर आजम खान, अभी जो आजम खान नाम का इंडिविजुअल था ये काफी इन्फ्लुएंशियल उत्तर, अगर आप यूपी में रहे हो तो आपको पता होना चाहिए यूपी पॉलिटिक्स के बारे में। समाजवादी पार्टी के अंदर आजम खान की अच्छी खासी चलती थी। उसी प्रकार से अगर आप चले जाओ कहां पे, बिहार में, तो बिहार में आपको एक नाम सुनने को मिलेगा, मोहम्मद अशरफ फातमी। राष्ट्रीय जनता दल बिहार में मोहम्मद अशरफ फातमी की चलती थी। तो बेसिकली उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए एक मुस्लिम माइनॉरिटी के चेहरे को आइडेंटिफाई किया गया, जो कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ द स्टेट को एक प्रकार से रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आ रहा था। तो कुछ हद तक ये जो रीजनल पार्टीज हैं, जैसे समाजवादी पार्टी हो गई, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल हो गई, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस से ज्यादा सिंबॉलिक और डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन माइनॉरिटीज को दे रहे थे। लेकिन फिर ऑथर ये जो बोल रहा है कि जो बीजेपी आई है, ये बीजेपी तो कहीं ना कहीं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या फिर कह लो डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन भी नहीं दे रही। मतलब प्रॉपर तरीके से, पूरी तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी को यहाँ पे उनके प्रोपोर्शन में टिकटें भी नहीं मिली है, मिनिस्टर्स भी नहीं बने, कुछ इस प्रकार की बातें यहाँ पे बताई जा रही है। अब चूंकि बीजेपी इस समय पे यूपी में डोमिनेंट है और बिहार में भी बहुत हद तक आगे बढ़ रही है, तो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी की पॉलिसीज के अगेंस्ट बहुत ज्यादा नहीं बोल रही है। हालांकि अखिलेश यादव जो कि लीडर हैं आपके यूपी में, और तेजस्वी यादव जो कि लीडर हैं आपके बिहार में अपनी अपनी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के, कहीं ना कहीं वो मुस्लिम वोट्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं बीजेपी की एक कह लो राइट विंग आइडियोलॉजी को आइडेंटिफाई करके। लेकिन ये लोग बहुत ज्यादा आजम खान के स्टैचर को या फिर बिहार में अशरफ फातमी के स्टैचर को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली इस समय पे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की और राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव की या फिर लालू प्रसाद यादव की, इसकी बोल लीजिए, और कुछ हद तक बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, ये इस समय पे मुस्लिम वोटर्स को नैरो कंसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी दे रहे हैं और डेवलपमेंट फॉर एवरीवन का नारा लगा रहे हैं। क्योंकि क्या है ना कि बीजेपी इस समय पे राइट विंग एजेंडा पे कर रही है, मेजॉरिटी अपीसमेंट पे है, ऐसा ये जो ऑथर के राइटर है उनका बोलना है। तो उस कंटेक्स्ट में जो नॉन मुस्लिम वोटर्स हैं वो कहीं तृणमूल कांग्रेस से या सपा से या आरजेडी से दूर ना चले जाए, इसलिए ओवरऑल सपा, आरजेडी और तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टीज मुस्लिम वोटर्स को भी सिक्योरिटी दे रही हैं, साथ साथ डेवलपमेंट फॉर एवरीवन का नारा दे रही हैं। और कहीं ना कहीं रिसेंट इलेक्शन में इसका फायदा भी मिला है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो रिसेंटली सपा, आरजेडी, तृणमूल कांग्रेस को लगभग 3/4 75% ऑफ द मुस्लिम वोट्स मिले हैं। लेकिन इनकी जो स्ट्रेटजी है लॉन्ग टर्म में कितनी वायबल होगी नहीं होगी अभी के लिए कह नहीं सकते। अब इस कंटेक्स्ट में जो ऑथर है यहाँ पे, वो ऑथर साउथ इंडिया से कंपेयर कर रहा है। असीम अली का ये बोलना है कि ये जो आरजेडी और ओवरऑल आप कह लीजिए ये सपा है, ये जिस प्रकार की
डिस्क्रिप्टिव और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, बेटर ये रहेगा कि आप साउथ इंडिया का ये जो सब्सटेंसिव रिप्रेजेंटेशन है इसको फॉलो करो। तमिलनाडु और केरला में सब्सटेंसिव रिप्रेजेंटेशन दिया गया है मुस्लिम अकोमोडेशन को। मतलब ओवरऑल उनको रिप्रेजेंटेशन देने की बजाय एक्चुअली में आप ग्राउंड लेवल पे ऐसी पॉलिसीज बनाओ कि सच में वो आगे बढ़ पाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप द्रविड़ मुनेत्र कज़गम की बात करो, तो इसने अलाई किया इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ, तो कहीं ना कहीं सिंबॉलिक टर्म्स में इनको रिप्रेजेंटेशन दी। ओके, लेकिन धीरे धीरे करके आप देखो तो द्रविड़ मुनेत्र कज़गम ने खुद मुस्लिम मासेस के बीच में अपनी अपील को बढ़ाने की कोशिश की है, ना कि मुस्लिम्स के कुछ लीडर्स को उठा के उनको ऊपर उठा के और मुस्लिम मासेस को इग्नोर। देखिए क्या होता है ना, डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में एक्चुअली में जो मेजॉरिटी मुस्लिम मासेस है उनके लिए कुछ नहीं होता। कुछ मुस्लिम लीडर्स को आप आइडेंटिफाई कर देते हो, उनको लीडर बना देते हो, उनको सारा ऐशो आराम मिल जाता है, और जो बड़ी तादाद है मुस्लिम आबादी की उसको कुछ नहीं मिल पाता है। सब्सटेंसिव रिप्रेजेंटेशन में मेजरली ये होना चाहिए कि जो भी लीडर हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, वो एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे लोगों के लिए काम करे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो लोग हिंदू हैं, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, जैन हैं, पारसी हैं, जो भी हों। समझ गए आप बात को? तो डीएमके ने कहीं ना कहीं मुस्लिम्स को तमिल हेरिटेज का पार्ट बनाया, मुस्लिम्स को द्रविडियन मूवमेंट में इन्वॉल्व किया, जो बैकवर्ड मुस्लिम्स थे उनको इंक्लूड करने की कोशिश की, फिर चाहे वो दलित मुस्लिम्स हो चाहे दलित क्रिश्चियंस हो। एग्जिस्टिंग बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन में दलित मुस्लिम्स और दलित क्रिश्चियंस को इंक्लूड करने की बात की। इनफैक्ट एक सेपरेट रिजर्वेशन ब्लॉक बनाया गया मुस्लिम्स के लिए। फिर आप देखो तमिलनाडु के अंदर जो साउदर्न तमिलनाडु है, वहां के रूरल इलाके के जो मुस्लिम्स थे ना, वो वेलफेयर प्रोग्राम्स के बाहर थे, उनको वेलफेयर प्रोग्राम्स के एम्बिट में लेके आए। और इसका फायदा यहाँ पे ये हुआ कि मुस्लिम्स इन रूरल तमिलनाडु, जिनके अंदर पोवर्टी का इंसिडेंस 37% था 1993 में, वो आज 2011 में, मतलब आज से 11 साल पहले 1% रह गया था। तो इसका क्या मतलब है? सब्सटेंसिव रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम्स, ग्राउंड लेवल पे सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टीज में एक्चुअली में मुस्लिम्स के लिए कुछ किया है, ठीक है ना? और ये चीज करने की जरूरत है, ना कि जो नॉर्थ इंडिया की सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टी है यूपी बिहार में, वो जो बस सिंबॉलिक और डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन दे रही है, उसके बजाय साउथ इंडिया में जो डीएमके जैसी पार्टी और कुछ हद तक एआईएडीएमके जो कर रही थी सब्सटेंसिव रिप्रेजेंटेशन देने की बात, वो यहाँ पे होनी चाहिए। फिर केरला का भी एग्जाम्पल दिया जा रहा है। केरला में भी जो रेड पार्टीज है उन्होंने मुस्लिम वेटर्स के बीच में गेंस पाए हैं। पहले 35% मुस्लिम वोट्स मिले थे, फिर 39% मुस्लिम वोट्स मिले। चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन साहब ने खुद अपने पास डिपार्टमेंट रखा है माइनॉरिटी वेलफेयर का। और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से ज्यादा सब्सटेंसिव रिप्रेजेंटेशन पे ध्यान दे रहे हैं पिनराई विजयन साहब। पिनराई विजयन साहब एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे मुस्लिम्स के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब कांग्रेस पार्टी ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ कॉलिशन बनाया, तो पिनराई विजयन साहब ने इसको माइनॉरिटी कम्युनलिज्म बोला, धर्म के नाम पे सोसाइटी को तोड़ने की बात की। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम पिनराई विजयन और उनकी एलडीएफ सरकार ग्राउंड लेवल पे एक्चुअली में सब्सटेंसिव रिप्रेजेंटेशन, लोगों के लिए सुविधाएं प्रोवाइड कर रही है मुस्लिम मासेस के लिए, जो कि एक्चुअली रिक्वायर्ड है। कुछ लीडर्स को जगह देके मुस्लिम्स में पूरी कम्युनिटी का आप ऊपर नहीं बढ़ा सकते, कम्युनिटी को ऊपर बढ़ाने के लिए आपको सबके पास मीन्स पहुंचाने पड़ेंगे, और ये यहाँ पे केरला में हो रहा। तो अथर ये बोल रहा है आसिम अली कि भाई नॉर्थ की सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टी सी बीजेपी, सॉरी समाजवादी पार्टी, आरजेडी, बीजेपी, कांग्रेस, इन सबको साउथ इंडिया की केरला और तमिलनाडु की सब्सटेंसिव रिप्रेजेंटेशन की जो पॉलिसी है माइनॉरिटीज की, उससे कुछ सीखना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये था आर्टिकल, आई होप समझ में आ गया। अगला, लेवरेजिंग वॉइस टेक्नोलॉजी टू कॉम्बैट साइबर फ्रॉड, क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? तो भैया साइबर फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं इंडिया में। वॉइस बायोमेट्रिक्स की जो टेक्नोलॉजी है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को मदद कर सकती है हायर लेवल्स ऑफ प्रोटेक्शन फॉर कस्टमर एंड डाटा के लिए। देखिए बैंक और साइबर फ्रॉड इंडिया में बढ़ रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डाटा के हिसाब से पिछले 7 सालों में प्रतिदिन 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है इंडिया को साइबर फ्रॉड्स में। 2021-22 में जो साइबर फ्रॉड्स थे वो पिछले साल 2020-21 से 23.69% ज्यादा थे। 2020-21 में साइबर फ्रॉड्स हुए 7,359, ठीक है ना? 2021-22 में हुए 9,103। और ये साइबर फ्रॉड्स होने की वजह क्या है? तो ऑब्वियस सी बात है, डिजिटल पेमेंट्स का यूज बढ़ रहा है, टेलीफोन बैंकिंग की सुविधाएं बढ़ रही हैं, ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज बढ़ रही हैं। अब जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ेगा उसके साथ साथ जो निगेटिव एलिमेंट्स है वो भी बढ़ेंगे, फ्रॉड वगैरह भी बढ़ रहे हैं, जो कि यहाँ पे हमें देखने को मिला। अब जब फ्रॉड होगा तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लॉसेस बढ़ेंगे, और लॉ इन्फोर्समेंट के पास जो सॉल्व करने के लिए केसेस हैं वो भी बढ़ेंगे। तो इस रिस्पेक्ट में एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट कर सकते हैं साइबर रिलेटेड क्राइम को कम करने के लिए, और वो टेक्नोलॉजी है वॉइस टेक्नोलॉजी। आज की डेट में वॉइस बायोमेट्रिक्स को इस्तेमाल करके, वॉइस स्पीच रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हम ओवरऑल नंबर ऑफ साइबर क्राइम्स, डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड क्राइम्स को कम कर सकते हैं। देखिए दुनिया भर में स्मार्टफोन्स अडॉप्ट किए गए, उसके साथ साथ
बायोमेट्रिक्स फॉर सिक्योरिटी का अडॉप्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब ये मेथड्स कम्बरसम होते हैं, आपका रेटिना स्कैन, आपकी फिंगर प्रिंटिंग स्कैम, ठीक है ना। तो आपका जो फिंगरप्रिंट है उसका स्कैन करना, आपके आई के रेटिना का स्कैन करना, आपके फेस का स्कैन करना और उससे आइडेंटिफाई करना कि आप वही इंडिविजुअल हो या नहीं हो, इसमें डीप फेक के चांसेस बनते हैं। फ्रॉड और आइडेंटिटी थेफ्ट रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन ऑथर ये क्लेम कर रहा है कि वॉइस बायोमेट्रिक्स से थेफ्ट और फ्रॉड कम होंगे। वॉइस बायोमेट्रिक एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना। एक पर्सन की वॉइस को आप आइडेंटिफिकेशन की तरह यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है वो एक डिजिटल वॉइस प्रिंट बनाता है, और कॉलर की वॉइस देखिए क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना ऑथेंटिकिफिकेशन वॉइस कॉलिंग के थ्रू कर रहा हूं, तो मेरे वॉइस का सैंपल पहले से किसी सिस्टम में रिकॉर्ड होगा। अब मैं जब फोन करके हेलो बोलूंगा ना, तो वो सिस्टम मेरे रिकॉर्डेड सिस्टम से चेक कर लेगा कि हाँ मैं वही बोल रहा हूँ या वो नहीं बोल रहा हूँ। और इसके ऑथेंटिकेशन में और भी बहुत सी चीजें हैं, मैं आपको स्पेसिफिकली ये भी बताऊं। और भी बहुत सी कौन सी चीजें, जैसे फॉर एग्जाम्पल कई बार क्या होता है कि एक इंसान की खराश होती है, सोर थ्रोट है, तो सोर थ्रोट में आवाज बदल जाती है, तो उस केस में जो पर्टिकुलर वॉइस टेक्नोलॉजी है ना, वो बदली हुई आवाज को आइडेंटिफाई कर लेगा। उसके साथ साथ अगर आप देखो, तो अगर आपकी रिकॉर्डेड वॉइस को कोई बजा रहा है, तो भी ये सिस्टम ट्रैक कर लेगा। आपने बॉर्न अल्टीमेटम और बॉर्न आइडेंटिटी जैसी मूवी में देखा होगा कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की आवाज को रिकॉर्ड किया और फिर उस आवाज को टेप के थ्रू प्लो करके आप कह लो अपना काम निकलवा लिया। समझ गए भाई। तो ये जो पर्टिकुलर वॉइस रिकॉग्निशन है वो इन सब प्रकार की वल्नरेबिलिटीज को हटा देगा। आज की डेट में अगर आप डिजिटल ऑथेंटिकेशन की बात करो, तो पासवर्ड्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप नेट बैंकिंग लॉग इन कर रहे हो, तो पासवर्ड होगा, ठीक है ना। ट्रांजैक्शन पासवर्ड हो गया, लॉग इन पासवर्ड हो गया, फिर ओटीपी आता है आपके फोन पे। अब कहीं ना कहीं ये जो पासवर्ड्स होते हैं ना, इन पासवर्ड्स को हैक कर लिया जाता है। अगर आप देखो 81% जो डिजिटल हैकिंग हुई ना, वो पासवर्ड्स की ब्रीच से रिलेटेड से हुई है। जो वॉइस टेक्नोलॉजी है, वो वॉइस टेक्नोलॉजी सेकेंडों के अंदर कॉलर की वॉइस को एनालाइज कर लेगा। अगर कोई सस्पिशियल कॉज है तो उसको फ्लैग कर देगा। फरवरी 2019 में एचएसबीसी पहला ऐसा बैंक बना है जिसने रेवोल्यूशनरी लीप लिया और वॉइस रिकॉग्निशन फॉर मोबाइल बैंकिंग कस्टमर्स की सुविधा को यहाँ पे शुरू किया। और उसके बाद ऐसा बताया जा रहा है कि टेलीफोन बैंकिंग फ्रॉड केसेस एचएसबीसी में 50% से ज्यादा कम हो गए। आगे आने वाले समय में ऐसा बताया जा रहा है कि 2026 तक वॉइस बायोमेट्रिक इंडस्ट्री का जो मार्केट साइज है वो $3.9 बिलियन हो जाएगा। मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट होगी यहाँ पे 22.8% की। ये जो वॉइस टेक्नोलॉजी है, ये एक एसेंशियल टूल है फॉरेंसिक्स का और लॉ इन्फोर्समेंट का। ओके, वॉइस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके जो पुलिस है इंडिया के अंदर, वो भी बहुत कुछ गेन कर सकती है। अगर आप देखें तो रिसेंट इंट्रोडक्शन हुआ 5G टेक्नोलॉजी का। तो इस वॉइस टेक्नोलॉजी की टेक्नोलॉजी के साथ जो पुलिस है, वो इन्वेस्टिगेशन की एफिशिएंसी बढ़ा सकती है, क्रिमिनल्स को जल्दी आइडेंटिफाई कर सकती है, ट्रैक कर सकती है, क्राइम्स को बेटर तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकती है, प्रिवेंट कर सकती है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी की बात की जाए तो क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक में ओवरऑल वॉइस रिकॉग्निशन की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा काम आएगी। कई बार आपने देखा होगा कि फेस रिकॉग्निशन में आपको फेस अपना सामने लेके आना होगा, कई बार अपनी आईज सामने लेके आनी होंगी। ये सारा पचड़ा आपको वॉइस टेक्नोलॉजी में नहीं मिलेगा। और जो हार्डवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, वो भी यहाँ पे वॉइस टेक्नोलॉजी आइडेंटिफिकेशन में कम हो जाएगी। तो फ्रॉडस्टर्स को प्रोसिक्यूट करने में, इन्वेस्टिगेट करने में भी ये जो वॉइस टेक्नोलॉजी है वो बहुत काम आएगी। इसका एरर रेट भी कम होगा, किसी भी प्रकार की आई कांटेक्ट की यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। और उसके साथ साथ ओवरऑल सोर थ्रोट है तो भी ये वॉइस टेक्नोलॉजी आइडेंटिफाई कर लेगी, कोई रिकॉर्ड करके बजा रहा है तो भी आइडेंटिफाई कर ले। शुरू में हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपकी वॉइस को आइडेंटिफिकेशन को फ्लैग कर दिया जाए। पॉजिटिव निगेटिव्स भी हो सकते हैं। पॉजिटिव निगेटिव्स मतलब ओवरऑल आप ही हो, आपने अपनी वॉइस से बोला पर सोर थ्रोट है या फिर कुछ और हो गया, बैकग्राउंड नॉइस की वजह से आपकी वॉइस का प्रॉपर रिकॉग्निशन नहीं हो पाया, तो उस केस में ऑथेंटिकेशन नहीं होगा, ट्रांजैक्शन नहीं होगा। बट कहीं ना कहीं आपका डाटा तो सेफ है ना, आप बाद में कंपनी में जाके उसको ठीक करवा सकते हो। कुछ कंपनीज का ये बोलना है कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो 100% प्रूफ, फुल प्रूफ है। हालांकि कुछ का ये बोलना है कि जो एक्यूरेसी है वो 90 से 99% के बीच में। धीरे धीरे करके एक्यूरेसी और बढ़िया होगी। और आगे आने वाले समय में इसी वॉइस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सरकारें अलग अलग स्कीम्स के लिए मनी डिस्पर्स कर सकती हैं, पेंशनर्स के लिए उनकी पेंशन डिस्पर्स कर सकती हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सब ओवरऑल बताया जा रहा है वॉइस टेक्नोलॉजी के फायदे, ठीक है ना भाई। साइबर फ्रॉड को टैकल करने के लिए वॉइस टेक्नोलॉजी का स्पेसिफिक फायदा बताया जा रहा है। फिर आगे बात करते हैं, अ ईयर ऑफ मैनी ट्विस्ट एंड अ वैल्यूएबल रिमाइंडर। मीरा श्रीनिवासन थी एक जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बात की जा रही है।
जैसे आज की डेट में अगर आप कोलंबो श्रीलंका में जाओगे तो सी फ्रंट लिट अप है, क्रिसमस का त्योहार है, न्यू ईयर आने वाला है, तो प्रेसिडेंशियल सेक्रेटेरिएट पे जाने वाली जो लाइन है वहाँ पे ट्रीज लगे हुए हैं, क्रिसमस वाले, अच्छी अच्छी लाइटें जल रही हैं। ओके, ये जो कॉलोनियल एरा की बिल्डिंग है, ये 1980s तक पार्लियामेंट थी, आज की डेट में प्रेसिडेंशियल सेक्रेटेरिएट है, सजा सा हुआ है। अब अगर आप कुछ महीने पहले ही चले जाओ इस पर्टिकुलर जगह पे, तो यहाँ पे गोटा गो गामा के नारे लगाए जा रहे थे। बगल में एक खाली ज़मीन है, उस खाली ज़मीन को एक टेंट हाउस सा बना दिया गया था ओवरऑल प्रोटेस्टर्स के लिए, डेमोन्स्ट्रेटर्स के लिए। आज की डेट में यहाँ पे विजिट श्रीलंका के सिग्नल्स लगे हुए हैं, मतलब आप आइए श्रीलंका विजिट करके जाइए, यहाँ से टूरिज्म करके जाइए। और एक समय पे यहाँ पे बवाल हो गया था कि नहीं भाई यहाँ से निकलो, गोटा गो गामा, मतलब गोटाबाया राजपक्षा को हटाने की बात करिए, महिंदा राजपक्षा। अभी आपको पता है कि श्रीलंका जस्ट अभी अपनी वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकला है या निकलने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं स्टेबल लीडरशिप है इस समय पे श्रीलंका के अंदर, जो आईएमएफ और बाकी कंट्रीज के साथ नेगोशिएट कर रही है इकोनॉमी को थोड़ा बहुत रिजॉल्व करने के लिए। तो यही बताया जा रहा है कि ये जो पर्टिकुलर क्राइसिस थी जो अप्रैल में शुरू हुई थी, अब जाके थोड़ी सॉर्ट आउट हो गई है। इसने श्रीलंका की हिस्ट्री की सबसे बड़ी पब्लिक फ्यूरी देखी अभी तक के लिए देखा जाए, सिस्टम चेंज की यहाँ पे बात की। तो ऑथर्स मतलब जर्नलिस्ट के पर्सपेक्टिव से आर्टिकल है, जर्नलिस्ट के मतलब कि अगर आप देखो तो जर्नलिस्ट एक न्यूज़ से दूसरी न्यूज़ पे हॉप अप करता रहता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे इवेंट्स आते हैं जो कि पब्लिक मेमोरी में बिल्कुल छप जाते हैं, स्कैन हो जाते हैं। जिस प्रकार से प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्सा को हटाया गया, रानिल विक्रमसिंघे जो कि पिछले इलेक्शन में पार्लियामेंट की सीट तक नहीं जीत पाए थे, वो प्रेसिडेंट की सीट में आ गए, और ओवरऑल श्रीलंका एक क्राइसिस से धीरे धीरे करके उभर रहा है। ये एक ऐसा इवेंट था जिसको आप बोलते हो जनाथे आरग्यालय पीपल स्ट्रगल श्रीलंका में, जो कई महीनों तक चला। महीनों तक जर्नलिस्ट ने इसकी रिपोर्टिंग की, चाहे स्केप्टिव हो, चाहे सॉफ्ट एंड सिनिक हो, चाहे कोई इनडिफरेंट रिपोर्टर हो, वो ऑन टोज रहा, उसने प्रॉपर तरीके से इस इवेंट को कवर किया। शायद ही ऐसा कोई बचा होगा श्रीलंका के आइलैंड में जो कि इस पर्टिकुलर इवेंट से अनटच्ड रहा हो। तो ये सब बातें बता रहा है यहाँ पे ऑथर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ जर्नलिस्ट। ठीक है भाई, अगले आर्टिकल पे आ जाते हैं। क्रेडिट चैलेंजेस, क्रेडिट फ्लो एंड ऑल राउंड कैपिटल स्पेंडिंग मस्ट स्टे सपोर्टिव। देखिए आरबीआई की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। अब यहाँ पे इंडिया के इकोनॉमिक सेक्टर के क्रेडिट ग्रोथ की बात की जा रही है। अगर इस फोर्टनाइट की बात की जाए, जो 14 और 15 दिन का समय होता है अप टिल 2 दिसंबर, इसमें जो क्रेडिट था वो एक्सपेंड किया है 17.5% फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। क्रेडिट समझते हो, मतलब जो उधार पे पैसा बांटा जा रहा है, जो मार्केट में पैसा रिलीज किया जा रहा है। जैसे आप बैंक में गए और बैंक में जाके आपने पैसा बोरो किया, जिस चीज़ के लिए बोरो किया, बिजनेस के लिए, कार के लिए, घर के लिए, पर्सनल लोन, आपने पैसा बोरो किया, बैंक ने आपको पैसा दिया, तो बैंक के लिए वो एसेट है, क्योंकि बैंक को उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये तो हो गया कि भैया क्या लोन डिसबर्स हुआ है। एक चीज़ होती है डिपॉजिट। अभी इसी टाइम पीरियड में फोर्टनाइट टू दिसंबर 2 में जो डिपॉजिट आया है वो केवल 9.9% बढ़ा है। अब क्या है कि ज़्यादातर देखिए बैंकिंग चैनल्स का फ़ायदा कैसे होता है, जो पैसा मेरे आपके जैसे लोग जाके डिपॉजिट करते हैं, वही पैसा बैंक आधे आगे घुमाता है इंटरेस्ट कमाने के लिए। तो अगर बैंक जो पैसा आगे दे रहा है लोन पे वो बढ़ रहा है, और जो बैंक के अंदर डिपॉजिट आ रहा है वो धीमी स्पीड से बढ़ रहा है, तो कल की डेट में बैंक के पास एक रिसोर्स क्रंच आ सकता है। तो बहुत ज़रूरी है बैंकों के लिए कि बैंक अपने जो लोन पोर्टफोलियो है उसको भी बढ़ाए, जितना पैसा बैंक लोन पे घुमा रहा है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बैंकों में जो डिपॉजिट्स आ रहे हैं वो भी अच्छी स्पीड से हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग बैंक अपना पैसा जितना ज़्यादा लोग अपना पैसा बैंकों में डिपॉजिट करेंगे, उतना ही ज़्यादा इस बात का इंडिकेटर होगा कि लोगों को हमारी फाइनेंशियल प्रोग्रेस में, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में भरोसा है। अभी रिसेंटली कोविड पैंडेमिक के समय पे देखिए तो एफडी की रेट कितने गिर गए थे, 3%, 4%, 5%। कोई एफडी में पैसा डाल ही नहीं रहा था क्योंकि इन्फ्लेशन 8% पे था। 8% पे इन्फ्लेशन और एफडी में, फिक्स डिपॉजिट में 4% का तुम रिटर्न दे रहे हो, कौन पैसा डालेगा अपने अकाउंट में, कौन पैसा डालेगा बैंक में? लोग तो चाहेंगे ही ना कि किसी शेयर में पैसा लगा दो, या सोने में पैसा लगा दो, या इवन डायमंड में पैसा लगा दो, या कोई घर वगैरह खरीद लो। यहाँ पे पैसा ज़्यादा अप्रिशिएट करेगा। जब आपका बैंकिंग चैनल में जो डिपॉजिट पे रिटर्न मिल रहा है वो इतना कम है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, तो कोई बैंकिंग सिस्टम में पैसा डालेगा ही नहीं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखा जा रहा है कि फिक्स डिपॉजिट के रेट्स थोड़े बढ़ रहे हैं, तो लोग कहीं ना कहीं बैंकिंग चैनल्स में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं। तो ओवरऑल फाइनेंशियल और बैंकिंग सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि लोगों का कॉन्फिडेंस बैंक डिपॉजिट्स के अंदर बना रहे। फिर आगे यहाँ पे बात की जा रही है, हमें अपने एडवांसेस बढ़ाने, मतलब बैंक को अपने एडवांसेस बढ़ाने, जितना पैसा लोन में घूम रहा है वो बढ़ाना है। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बैंक को ये भी ध्यान रखना है कि लोन स्लिपेज ना हो। लोन स्लिपेज मतलब आप पैसा बाहर एडवांस के तौर पे दे रहे हो, लोन के तौर पे दे रहे हो, जिसको लोन के तौर पे दे रहे हो उसने वापस ही नहीं आके किया लोन, तो फिर वो क्या बन जाएगा, एनपीए बन जाएगा।
बड़ी मुश्किल से आरबीआई ने पूरे कॉर्पोरेशन के साथ ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को कम किया। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 2017-18 में पीक पे थे, सितंबर 2022 तक 5% पे आ गए हैं। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बैंक बोरोवर्स के ऊपर ड्यू डिलिजेंस रख रहे हैं, आरबीआई सही तरीके से मॉनिटरिंग कर रहा है, एनपीओस को कंट्रोल के अंदर रखना जरूरी है। तो एक तरफ पे ये भी हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने एडवांसेस को बढ़ाएं, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमारे लिए ये भी जरूरी कि हम इस बात को प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करें कि जो भी बैंक पैसा एडवांसेस में घुमा रहा है वो कहीं कल की डेट में एनपीए में ना कन्वर्ट हो जाए। और इसके साथ साथ एक चीज आती है कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सरकार और प्राइवेट कंपनी मार्केट में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं, मैंने मान लीजिए एक सैलून खोला, हेयर कटिंग सैलून। उसके लिए मैंने बैंक से 1 करोड़ रुपए उधार पे लिया। 1 करोड़ रुपए उधार से बैंक पे लिया, मैंने दुकान किराए पे ली, सारा इन्वेस्टमेंट लिया, 3-4 वर्कर्स को रखा और बाल काटने शुरू किए। तो एक छोटा बिजनेस मैंने शुरू किया। इसी प्रकार से कोई कोचिंग शुरू करेगा, कोई और छोटा मोटा रेस्टोरेंट शुरू करेगा। तो इसको आप बोलते हो एक्सपेंडिचर। आपने किसी कैपिटल प्रोजेक्ट में एक्सपेंडिचर किया, उसके चलते आप नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करोगे। अब इस प्रकार से जो प्राइवेट कैपेक्स है, प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का बोलना है कि फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में 3 लाख करोड़ पहुंच चुका है। साथ साथ जो गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ रहा है। अब गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो गवर्नमेंट कोई अपनी जेब से पैसा नहीं खत्म कर रही है, वो भी मार्केट से पैसा उधार लेके खत्म कर रही है। तो अगर गवर्नमेंट एक लिमिट से ज्यादा मार्केट चैनल से पैसा उधार ले लेगी तो प्राइवेट प्लेयर्स के पास उधार लेने के लिए ज्यादा कुछ मीन्स बचेंगे नहीं। तो जरूरी यह है कि गवर्नमेंट ज्यादा उधार ना उठाए, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्योंकि एकदम से गवर्नमेंट गायब हुई तो प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको कंपनसेट नहीं कर पाएगा। तो सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। जितना प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर आ रहा है इसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को भी उसी हिसाब से अपना गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर मार्केट में होना जरूरी है। मार्केट में इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है, क्योंकि जब मार्केट में इन्वेस्टमेंट होगा तब नए बिजनेस सेटअप होंगे, तब नई इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सेटअप होंगी, तब जो हमारी इकोनॉमी के इंजन है वो रनिंग रहेंगे। समझ गए? तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही है। और फिर अगला आर्टिकल, फ्रेंडली नेबर्स। मालदीव्स के अंदर जो फॉर्मर मालदीवियन प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला यमीन, इनको एक क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा कन्विक्ट किया गया है। 11 साल तक की जेल की सजा इनको हो सकती है, $5 मिलियन का इनके ऊपर फाइन लग सकता है, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम लगे इनके ऊपर। अब देखा जाए तो ये न्यूज बहुत हद तक प्रो इंडिया है, क्योंकि ये जो फॉर्मर मालदीवियन प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला यमीन, ये बहुत हद तक एंटी इंडिया और प्रो चाइना है। अभी के लिए मालदीव्स के अंदर इंडिया गो बैक का जो कैंपेन चल रहा था ना, उसको लीड कर रहा था अब्दुल्ला यमीन। अब्दुल्ला यमीन के साथ वही हो रहा है जो उसने अपने प्रेडिसेसर्स के साथ किया था। अब्दुल्ला यमीन ने मोहम्मद नशीद को जबरदस्ती जेल में बिठा दिया था, उसके ऊपर करप्शन और आप कह लो मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस चलाए थे। तो जो मोहम्मद नशीद के साथ किया था अब्दुल्ला यमीन ने, वही यहाँ पे अब्दुल्ला यमीन के साथ हो रहा है। और मालदीव्स का कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि अगर किसी कैंडिडेट को कन्विक्ट किया गया है क्रिमिनल चार्जेस के लिए या सेंटेंस किया गया है, तो या तो उसका आप कह लो एक्विटल हो जाए, मतलब कोर्ट उसको बाइज्जत बरी कर दे, और अगर बाइज्जत बरी नहीं किया तो जितने साल की उसको सजा हुई है उतने साल जेल में रहने के बाद, 3 साल और बीतने के बाद फिर वो एलिजिबल होगा इलेक्शन में लड़ने के लिए। तो अभी के लिए जो मालदीव्स में इलेक्शन होने वाले हैं अगले साल, उसमें तो एलिजिबल हो पाएंगे ये अब्दुल्ला अमीन, पॉसिबल नहीं लग रहा है जब तक कोर्ट इनको बाइज्जत बरी नहीं करती। अब जैसे अब्दुल्ला अमीन को कन्विक्ट किया गया, अब्दुल्ला अमीन फिर से ओपनली चिल्लाने लगे कि ये मालदीव्स की सरकार इसलिए कर रही है क्योंकि इंडिया के ऊपर से प्रेशर आ रहा है। मतलब इंडिया आउट कैंपेन, बहुत हद तक एंटी इंडिया है यहाँ पे अब्दुल्ला यमीन। लेकिन इंडिया को यहाँ पे कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। नो डाउट अब्दुल्ला यमीन का चाइना के साथ बनती है, इंडिया के अगेंस्ट है, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब अब्दुल्ला यमीन इंडिया आउट कैंपेन को लीड कर रहा था ना, मालदीव्स के बहुत सारे क्लोज क्वार्टर्स अब्दुल्ला यमीन के फेवर में थे। मतलब इस समय पे किसी भी तरीके से इंडिया अपने आप को इस प्रकार से पोर्ट्रे नहीं कर सकता कि हम मालदीव्स के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहे हैं, हम और वहां के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई करके। इस प्रकार की इमेज इंडिया लेके नहीं चल सकता। इंडिया ऑलरेडी बहुत सारा पैसा बांट चुका है मालदीव्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर एड में, क्रेडिट लाइंस में, लोन्स में, चाहे ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट हो, चाहे हानी माधु एयरपोर्ट हो, चाहे हुल हुमाले क्रिकेट एयरपोर्ट हो, गुलहिफा एयरपोर्ट हो, हमने अच्छा खासा पैसा दिया है मालदीव्स को। लेकिन इस समय पे हम कहीं ना कहीं मालदीव्स के अंदर बहुत हद तक एक सरकार को सपोर्ट करते हो, दूसरे फैक्शन को अपोज करते नजर नहीं आ सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा करते नजर आए तो कहीं ना कहीं मालदीव्स के लोग ही इंडिया आउट कैंपेन को सपोर्ट करने लगेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत नेगेटिव होगा। ठीक है। फिर
ओवरऑल जो अभी की रूलिंग मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी उसमें अंदर में भी नहीं बन रही। जो उनके प्रेसिडेंट है इब्राहिम सोली और जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट नशीद, इनके बीच में लड़ाई से होती नजर आई। तो इंडिया चाह रहा सुलह हो जाए, लेकिन इंडिया ओपनली सुलह को नहीं ब्रोकर कर सकता, क्योंकि इंडिया ओपनली सुलह को ब्रोकर करेगा तो मालदीव के लोगों को इंडिया उनके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करता नजर आएगा, जो कि पॉलिटिकली इंडिया के लिए खतरनाक हो सकता है। तो ये था आज का एनालिसिस दोस्तों। यहाँ पे मैं अपने लेक्चर को खत्म कर रहा हूँ। 5 आर्टिकल्स से 5 आर्टिकल्स मैंने आपको ब्रीफ में समझा दिया। आई होप आपको मजा आया और लेक्चर सुनने में। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देखे जाएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डिफरेंस। गुड बाय, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते लिखते रहिए।